बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान, जिना का तस्वुर पाकिस्तान दा दुलसम द अंग्रेज़ी पे किताब की द्वैम सबक थे चे द कायद आज़म मोहम्मद अली जिना चे बानी पाकिस्तान हो दागा दो कानून साज या द आइन साज असम्बली ते चे कुम तकरीर अगा खड़ा हो पर 11 अगस्त पर काल 1940 की दा दहागे बबारे के दा सबक थे और दा डेर अहम तकरीर वो दगा पढ़ानी मिस्टर जिना's presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan। मिस्टर जिना का पाकिस्तान की दस्तूरसाज असम्बली से सदारती खिताब। Muhammad Ali Jinnah's 11th August speech is one of the most famous speeches made by Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan and known as the Qaid-e-Azam। मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर उनकी मशहूर तकरीरों में से एक है जो कि बानी पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म यानी अजीम रहनुमा के नाम से मशहूर है। टुडे देयर इज हार्डली अ मोर कंटेंशियस इशू इन पाकिस्तान देन द इशू ऑफ जिन्ना's विजन। आज पाकिस्तान में जिन्ना की तस्वुर और फिरासत से ज़्यादा मुतनाज़िया मसला बमुश्किल ही होगा। While Pakistan was created as a result of what could be described as Indian Muslim nationalism, Jinnah was widely held as a competent barrister who had once championed the cause of Hindu-Muslim unity and a united India। चूँकि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम कौमियत के नतीजे में तख्लीक किया गया, इसलिए जिन्ना को आज़ाद ख्याल कानूनदान के तौर पर पेश किया गया जो कि एक वक्त में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे। When the partition of India finally occurred, Jinnah, soon to be Governor General of the Dominion of Pakistan, gave expression to his vision of Pakistan in an address to the Constituent Assembly on August 11, 1947। जब आखिरकार हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तकसीम हुआ, पार्टीशन हुआ, तो जिन्ना जो कि रियासत पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने वाले थे, सून टू बी गवर्नर जनरल बनने वाले थे, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान ने दस्तूर यानी कानून साज असम्बली से 11 अगस्त 1947 के खिताब में अपने तस्वुर पाकिस्तान की वजाहत की। He spoke of an inclusive and impartial government, religious freedom, rule of law and equality for all। He also seemed to advocate the ideology of Pakistan। आपने एक मुकम्मल, इंक्लूसिव और गैर जानिबदार इम्पार्शियल हुकूमत, मजहबी आज़ादी, रिलीजियस फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी एंड इक्वलिटी फॉर ऑल और तमाम लोगों की बराबरी के बारे में बात की। He also seemed to advocate the ideology of Pakistan। आप नजरिया पाकिस्तान की वकालत करते हुए भी नजर आए। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कायद-ए-आज़म की वो तकरीर है। सदर मोहतरम ख़वातीन हज़रात, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me, the greatest honor that is possible to confer by electing me as your first president। मैं पूरे इखलास के साथ आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ, दिल से कॉर्डियली, इस एजाज़ के लिए जो आपने मुझे दिया। सबसे बड़ा एजाज़ कि मुझे अपना पहला सदर मुंतखब कर लिया। I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me। मैं इन रहनुमाओं का भी मशकूर हूँ जिन्होंने ज़ाती तौर पर मेरा हवाला देकर मेरी खिदमात को सराहा। I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी हिमायत और ताउन से हम इस दस्तूरसाज असम्बली को दुनिया के लिए एक मिसाल बना देंगे। The Constituent Assembly has got two main functions to perform। दस्तूरसाज असम्बली के दो अहम काम अंजाम देने होते हैं। The first is the very onerous and responsible task of
फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पहला बहुत मुश्किल और जिम्मेदाराना काम जो इससे सरंजाम देना है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आइन साजी का है, एंड द सेकंड ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा काम खुद एक भरपूर और मुकम्मल खुद मुख्तार शक्ल में पाकिस्तान के वफाकी कानून साजी इदारे के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देना है। We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. हमें पाकिस्तान के कानून साज असम्बली के लिए एक उबूरी आइन तश्कील देने के लिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक उबूरी आइन तश्कील देने के लिए एहसन तरीके से काम करना है। You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. As it is, it has been unprecedented. There is no parallel in the history of the world. तुम जानते हो कि दर हकीकत ना सिर्फ हम खुद हैरान हैं बल्कि पूरी दुनिया इस बेनज़ीर और तूफ़ान इनक़िलाब पर हैरत ज़दा है। साइक्लोनिक रिवोल्यूशन, तूफ़ान इनक़िलाब, जिसने बरी सग़ीर में दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों की तख्लीक और क़याम के मंसूबे को मुमकिन बनाया, जैसा कि ये बेमिसाल है। दुनिया की तारीख़ में इसकी कोई मसावी नहीं। This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled, and what is very important with regards to it is that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character. ये ताकतवर बरी सग़ीर अपने तमाम किस्म के बाशिंदगान समेत एक ऐसे मंसूबे के तहत लाया गया है जो कि इंतहाई अजीम, नामालूम और बेमिसाल है। और इसमें अहम तरीन बात यह है कि हमने इसे पुरअमन तरीक़े और अजीम किरदार के इर्तिक़ा के ज़रिए से हासिल किया है। Dealing with our first function in this assembly, I cannot make any well-considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. इस assembly में हमारे पहले फ़र्ज़ के मुतालिक इस मौके पर मैं कोई सोचा समझा ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन मैं चंद बातें कहूँगा जो कि मेरे जहन में आती हैं। The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this. सबसे पहली और अहम चीज़ जिस पर मैं जोर देना चाहूँगा वो ये है, Remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decision. और वो ये है कि याद रखो कि अब तुम एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हो और तुम्हें तमाम इख्तियारात हासिल हैं, इसलिए ये आप पर बहुत संगीन जिम्मेदारी आयद है, ग्रेवेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको किस तरह अपने फैसले करने चाहिए। The first observation that I would like to make is this. जो पहला मुशाहिदा मैं पेश करना चाहूँगा वो ये होगा, You will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. बेशक आप लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि हुकूमत की पहली जिम्मेदारी अमन व अमान को बरकरार रखना है। इस तरह की रियासत अपनी रियाया की जान, अमलाक और मजहबी अकायद का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करे। The second thing that occurs to me, दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आती है, is this. One of the biggest curses from which India is suffering, I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measure as soon as it is possible for this assembly to do so. दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि सबसे बड़ी लानत
जिसमें हिंदुस्तान गिरफ्तार है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे ममालिक इससे पाक है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी हालत इनसे बदतर है। वो है रिश्वत और बदउनवानी, ब्राइबरी एंड करप्शन। यकीनन ये एक जहर है। हमें आहनी हाथों से इससे निपटना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द काफ़ी इक़दाम उठाएंगे जहां तक इस असम्बली के लिए ऐसा करना मुमकिन हो। द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज दिस। एक और चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो ये है, हियर अगेन इट इज़ अ लेगेसी विच हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस। एक बार फिर एक मीरास हमारे पास आई है। along with many other things, good and bad, has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. बहुत सी दूसरी चीजों के साथ अच्छी और बुरी ये बदतरीन बुराई हम तक पहुंची है, और वो बुराई अकरबा परवरी और बदउनवानी है, nepotism and jobbery. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence direct or indirectly brought to bear upon me. मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि मैं किसी किस्म की बदउनवानी या अक़रबा परवरी या कोई भी बिला वास्ता या बिल वास्ता दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। Whenever I'll find that such a practice is in vogue or is continuing anywhere, low or high, I shall certainly not countenance it. जब कभी मुझे पता चले कि यहाँ कहीं कोई ऐसा काम हो रहा है या जारी है, छोटी या बड़ी सतह पर, यकीनन मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। I know there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal. मुझे इल्म है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिंदुस्तान, पंजाब और बंगाल की तकसीम से इत्तेफाक नहीं करते। Much has been said against it, और इसके खिलाफ बहुत कुछ कहा गया है। But now that it has been accepted, लेकिन अब इसे तस्लीम कर लिया गया है, it is the duty of every one of us to loyally abide by it and honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. ये अब हम सब का फर्ज है कि पूरी वफादारी के साथ इस पर कायम रहें और बाइज़्ज़त तरीके से इस मुआहदे का एहतराम करें जो कि हतमी है और सबको पाबंद करने वाला है। But you must remember, as I have said, that this mighty revolution that has taken place is unprecedented. लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा है, कि यह ताकतवर इनकलाब जो कि बर्पा हो चुका है, यह बेमिसाल है, unprecedented है। One can quite understand the feeling that exists between the two communities, wherever one community is in majority and the other is in minority. कोई भी इन दो तबकात के दरमियान मौजूद एहसासात को समझ सकता है जहां एक तबका अक्सरियत और दूसरा अक़लियत में हो। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन सवाल यह है, वेदर इट वॉज पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल टू एक्ट अदरवाइज देन व्हाट हैज बीन डन, अ डिवीजन हैज टू टेक प्लेस। लेकिन सवाल यह है कि जो कदम उठाया गया है, क्या इसके बरक्स काम करना मुमकिन या काबिल अमल था? तकसीम होनी थी। On both sides in Hindustan and Pakistan, there are sections of people who may not agree with it, who may not like it, but in my judgment, there was no other solution, and I am sure that future history will record its verdict in favor of it. हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोनों तरफ लोगों के ऐसे तबकात मौजूद हैं जो शायद इसे पसंद ना करते हो, लेकिन मेरे फैसले के मुताबिक इसका कोई मुतबादिल हल ना था, और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल की तारीख इसकी हिमायत में अपना फैसला सुनाएगी। एंड व्हाट इज मोर, इट विल बी प्रूव्ड by actual experience as we go on that it was the only solution of India's constitutional problem. और मजीद ये कि जो ही हम आगे बढ़ेंगे, अमली तजर्बे से ये बात साबित होगा कि हिंदुस्तान के आईनी मसले का वाहिद हल यही था। Any idea of a united India could never have worked, and in my judgment, it would have
led us to terrific disaster. मुत्तहिदा हिंदुस्तान के नज़रिए से काम नहीं बन सकता था और मेरे ख्याल में ऐसा नज़रिया हमें एक खौफनाक तबाही की तरफ ले जाता है. Maybe that view is correct, maybe it is not. That remains to be seen. All the same, in this division, it was impossible to avoid the question of minorities being in one dominion or the other. Now, that was unavoidable. There is no other solution. शायद वो ख्याल दुरुस्त है और शायद दुरुस्त ना हो, जो कि देखने से बाकी रहा. बिल्कुल इसी तरह इस तकसीम में अक़लियत के सवाल से एहतराम करना नामुमकिन था, जो कि एक रियासत या दूसरे में थे. अब इससे बचना नामुमकिन था. इसका कोई और हल नहीं. There is no other solution. Now, what shall we do? अब हमें क्या करना चाहिए? Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, अब अगर हम पाकिस्तान की सजीम रियासत को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. तो हमें पूरी तरह और मुकम्मल तौर पर इसके अवाम और ख़ुसूसन आम लोगों और गरीबों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the hatchet, you are bound to succeed. अगर तुम माजी को बुलाकर और बाहमी इख्तिलाफात ख़त्म करके ताउन के साथ काम करोगे तो यकीनन तुम कामयाब होगे. Burying the hatchet دا یو انګریزي یو معقوله ده. hatchet اصل کې وړوکی تبرګي ته وایي چې تبرګي خول مطلب دا چې اختلافات ختمول. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste or creed, is first, second and last as a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the progress you will make. अगर तुम माजी को तब्दील करो और पूरे जज्बे के साथ काम करो, क़तई नज़र इसके कि तुम में से हर कोई किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, क़तई नज़र इससे कि माजी में इसका तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक़ रहा, इसका रंग और अक़ीदा क्या है, इस रियासत के यकसां हुकूक, मराआत और फ़राइज़ रखने वाले शहरी हैं, तो तुम जो तरक्की करोगे इसकी इंतहा कोई नहीं होगी. I cannot emphasize it too much. We should begin to work in that spirit, and in the course of time, all these angularities of the majority and the minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regards Muslim, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, and among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis and so on will vanish. मैं इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दूंगा. हमें इस जज्बे के साथ काम शुरू करना चाहिए और वक्त गुजरने के साथ अक्सरियती और अक़लियती तबके के इख्तिलाफ़ात और इम्तियाज़ात, यानी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे. जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, इनमें पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी और इस तरह के तबक़ात मौजूद हैं, और हिंदुओं के दरमियान ब्राह्मण, वैश्य, कश्तरी, बंगाली और मद्रासी इस तरह के और तबक़ात मौजूद हैं. Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence. Else, we would have been a free people long ago. दरक़ीक़त अगर तुम मुझसे ये पूछो तो यही बात हिंदुस्तान की आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट रही है, वरना हम बहुत पहले ही आज़ाद हो चुके थे. No power can hold another nation. कोई भी ताकत किसी दूसरी कौम को गुलाम नहीं रख सकती. Especially a nation of 400 million souls in subjection. Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for
एनी लेंथ ऑफ टाइम, बट और ख़ास तौर पर 400 मिलियन इंसानों को कोई भी आपको फतह नहीं कर सकता। और अगर ऐसा हो भी जाता तो कोई भी आप लोगों को देर तक अपने ज़ेर तसल्लुत नहीं रख सकता था, लेकिन सिर्फ इसी वजह से। Therefore, we must learn a lesson from this. इसलिए हमें इससे सबक सीखना चाहिए। You are free, अब तुम आज़ाद हो। You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. तुम आज़ाद हो, तमाम मंदिरों में जाने की आज़ादी है, तुम्हें मस्जिदों में जाने की आज़ादी है, या पाकिस्तान की इस रियासत में किसी भी इबादत की जगह में जाने की आज़ादी है। You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. चाहे तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मजहब, ज़ात या अक़ीदे से हो, इसका रियासत के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। Now I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. अब मेरा ख्याल है कि हमें इसे अपने सामने बतौर मिसाल रखनी चाहिए। और तुम देखो कि वक्त के गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। नॉट इन द रिलीजियस सेंस, मजहबी लिहाज से नहीं, बिकॉज दैट इज द पर्सनल फेथ ऑफ ईच इंडिविजुअल, क्योंकि ये तो हर एक फर्द का ज़ाती अकीदा है। बट इन द पॉलिटिकल सेंस एज सिटीजन ऑफ द स्टेट, लेकिन सियासी एतबार से एक रियासत की शहरी होने की हैसियत से। वेल जेंटलमैन, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. अच्छा सामीन, मैं तुम्हारा मज़ीद वक्त लेना नहीं चाहता। आपने मुझे जो एजाज़ दिया है इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any, as is put in the political language, prejudice or ill will. In other words, partiality or favoritism. इंसाफ और सच्चाई के उसूल हमेशा मेरी रहनुमाई करेंगे। I will always be guided by the principle of justice and fair. जिसे सियासी ज़बान में कहा जाता है कि किसी ज़ाती अनाद, नफ़रत और बुग़्ज़ के बग़ैर, या दूसरे अल्फाज में जानिबदारी और अक़रबा परवरी के बग़ैर, My guiding principle will be justice and complete impartiality. इंसाफ और मुकम्मल गैर जानिबदारी मेरे रहनुमा उसूल होंगे। Impartiality means गैर जानिबदारी. And I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. और मुझे यकीन है कि तुम्हारी हिमायत और ताउन से मैं पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन कौमों में से एक बनता हुआ देख सकता हूँ। इसके साथ ये सबक ख़त्म हुआ चाहता है। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।